हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। अच्छा तो दोस्तों, आज हम अपना लेक्सियन नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 20। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेसन हमारा क्या है। अगर आपने जर्मन आप सीख रहे हैं और आप जर्मन बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम हर जर्मन सीखने वाले को और हर स्टार्टर जो बिगनर है जर्मन बोलने वाले को, उसने ये प्रॉब्लम फेस की है। क्या प्रॉब्लम फेस करना? कैसेस, जर्मन लैंग्वेज के कैसेस, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। हम तीन ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे। गैनेटिव को हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने इससे पहले इम्पोर्टेंट किसी को भी इतने सारे लेसन ने आर्टिकल के लिए आपको कहा, क्योंकि आर्टिकल भी वही इंपॉर्टेंट थे कि नॉमेन जो है जर्मन लैंग्वेज में विदाउट आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। अब आपने आर्टिकल अगर अच्छे तरीके से सीख भी लिए ना, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव का अगर नहीं पता तो वो आर्टिकल सेंटेंस बनाते वक्त भी हम गलत बोलेंगे। मैं एक सिंपल सेंटेंस की अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे एक पैराग्राफ की तरफ आया ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि सिंपल एक सेंटेंस भी बनाते वक्त हम अकुजाटिव हैं, डाटिव हैं, नॉमिनेटिव हैं, इनको पढ़े बिना, इनको सीखे बिना हम अपने सेंटेंस को सही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आर्टिकल अकुजाटिव में चेंज हो जाते हैं। क्या बना के लिखते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। डाटिव में चेंज हो जाके चेंज करके हम लिखते हैं। तो भाई गौर से इस लेसन को देखें। आर्टिकल अगर आपने सही तरीके से कर लिया, ये आपने कैसेस पढ़ लिए सही तरीके से, तो आप जर्मन बहुत बेहतरीन, मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन जर्मन लिखेंगे और बोलेंगे। ये बिल्कुल एक चैलेंज की तरह है भाई मेरा। इस स्लाइड में देखिए मैंने क्लियरली आपको कहा है कि भाई डू नॉट स्किप एनी स्लाइड। कि आप ऐसे नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, हमको लगता है कि अरे हमें आता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, आता है। यहाँ ऐसा नहीं करना, वक्त नहीं है भाई, वक्त निकाल के बाद में देख लो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी करूँ भाई, ये सीख लो, इसको सीख लो, इसको सीख लिया, जर्मन सीख लिया आपने, तो आपने स्लाइड को नहीं भगाना। और वैसे ही मैंने इसको जो है दो टॉपिक में, दो टाइल्स में किया है। दो टाइल्स मीन्स दो पार्ट में किया है। एक पार्ट में हम जो है नॉमिनेटिव अकुजाटिव करेंगे और एक पार्ट में डाटिव करेंगे। दोनों ही साथ ही हैं, ऐसा नहीं है कि डाटिव आपको बहुत लेट मिलेगा, डाटिव इसके साथ ही नेक्स्ट लेसन आपको मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं हम जो है आज का लेसन। अपना लेसन हमारा है कैसेस। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉमिनेटिव। देख लें ज़रा जर्मन कैसेस के बारे में। ये हमारे पास इंग्लिश में कैसेस नहीं होते। क्या लिखा हुआ है? जर्मन द कैस ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन चेंजेस बेस्ड ऑन इट्स रोल इन द सेंटेंस। थिंक ऑफ कैसेस एज टूल दैट हेल्प यू आइडेंटिफाई और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस रिलेट टू ईच अदर। किस चीज़ में हमें मदद करते हैं कि हमारे पास ये एज ए टूल काम करता है कि एक सेंटेंस में जो है कितने पार्ट एक दूसरे से जो है रिलेट होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने पे ये हमारी हेल्प करता है। भाई सेंटेंस में क्या नॉमिनेटिव है, क्या हमारे पास अकुजाटिव है और क्या डाटिव है, तो ये कैसेस हमें हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में। इस सेंटेंस को देखते हैं ना, ताकि समझ में आ जाए हमारे पास क्या है। समझ में आने से मुराद ये कि अभी जैसे मैंने पीछे आपको कहा कि भाई एक छोटा सा भी सेंटेंस होगा ना, तो उसमें भी ये तीन चीज़ें होंगी। जब ये तीन चीज़ें हमारे नहीं आएंगी, हम तो बहुत आगे का लिखना तो छोड़ दो, किसी तेमा पे आपको किसी ने बोल दिया कि भाई आपने इस तेमा पे लिखना है, तो वो आप भूल जाए, आप एक सेंटेंस नहीं लिख सकते। क्योंकि ये आप यहाँ पर देखें एग्जाम्पल, एक छोटा सेंटेंस में लिखा इश गेबे देम फ्रेंड देन बॉल। ओके, ich gebe dem Freund den Ball। तो यहाँ पर एक में नॉमिनेटिव भी निकला, डाटिव भी निकला, अकुजाटिव भी निकला। ये कलर से मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, आप देख लें। अब यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं। अब इसमें सवाल ये आता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा यहाँ पे नॉमिनेटिव है, कौन सा डाटिव है और कौन सा अकुजाटिव है। क्योंकि जब हमें पता ही नहीं चलेगा, जो आर्टिकल हमारे चेंज होने हैं डाटिव के वक्त वो भी हम गलत करेंगे, जो अकुजाटिव के वक्त चेंज होने हैं वो भी हम गलत। इट्स मीन जब हमने गलत कर लिया तो हमारा तो सेंटेंस ही गलत हो गया। तो कैसे पता चलेगा, उसका जवाब आज इस हमें लेसन में कंप्लीटली मिल जाएगा। ये चार्ट जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना भाई, ये चार्ट ऐसे याद होने चाहिए कि आपको कोई कहीं भी किसी वक्त भी डायरेक्टली पूछ लेना तो आप बता सकें। क्योंकि इस चार्ट की मदद से हम अपने आगे की चीज़ें जो है हमारी वो बहुत इजी हो जाती हैं। सही, यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्टिम्ट आर्टिकल वी मतलब हैव ऑलरेडी डन, मतलब लास्ट हमारे जो है लेसन में हमने किया है।
आर्टिकल आपने देखे थे तो हमने आपको कहा था दियर दी दास, हमारे पास ये आर्टिकल और प्लुरल का हमने आपसे कहा था दी आर्टिकल है थे, ये हमने पढ़े थे। वो नॉमिनेटिव केस के थे। उस वक्त मैंने आपको मज़ीद बताया नहीं, क्योंकि उस वक्त मज़ीद बताता तो आर्टिकल से ही लोग डर जाते। अब यहाँ पर ये जो देर दी दास और दी प्लुरल ये जो है आएंगे, कभी भी आर्टिकल किसी नोमेन के साथ लगे हुए होंगे तो ये नॉमिनेटिव केस के साथ लगे हुए होते हैं। अब अगर नॉमिनेटिव में अकुजाटिव जो है आना है या उसको चेंज होना है अकुजाटिव में, तो देयर आर्टिकल देन में चेंज होगा, दी आपका दी ही रहेगा, दस आपका दस ही रहेगा और दी आपका दी रहेगा। ये बहुत इजी है कि भाई नॉमिनेटिव देयर दी दास दी। अब अकुजाटिव में आएगा तो सिर्फ देयर चेंज हो रहा है देन में, ओके, और दी रहना है, दस दस रहना है और दी को दी रहना है। डाटिव में अगर हमारे पास डाटिव केस की तरफ हम आ जाते हैं कि हमारा नाउन जो है चेंज हो रहा है और डाटिव बन के आ रहा है, तो देर चेंज होगा देम में, देम, दी चेंज होगा देर में, दस चेंज होगा देम में और दी प्लुरल चेंज होगा देन में। भाई इसको याद कर लें, ये अगर याद नहीं होता तो हम आगे सेंटेंस अगर मतलब समझ में भी आ जाए ना भाई यहाँ पर अकुजाटिव लगना है और यहाँ पे डाटिव लगना है, और आर्टिकल का अगर नहीं पता कि भाई अकुजाटिव लगना है तो ये देर किस में चेंज होगा, देन में चेंज होगा। समझ में नहीं आया आपने देन में, आपने आगे तो कर लिया, देर का देर लगाया तब भी सेंटेंस गया। अगर डाटिव में चेंज होना है, देम नहीं लगाया देर का, तब भी आपका गलत होगा। तो ये इतना बड़ा मुश्किल नहीं है चार्ज, इसको एक दो दफ़ा आप देख लें आपको याद हो जाएगा। ये बिस्टिम्प्ट आर्टिकल थे। अब हम आते हैं उन बिस्टिम्प्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल अगर आपने सही तरीके से समझे हैं, देखें तो हमने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आपके पास इंग्लिश में भी है, ये डेफिनेट इनडेफिनेट है आपके पास, सही है। तो जर्मन में was sagt man auf Deutsch bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, ओके। तो unbestimmte Artikel हमारे पास आइन आइने ये थे, सही, आइन और आइने थे हमारे पास ना। तो unbestimmte Artikel अगर आप देखेंगे तो ये देखें कि ये नॉमिनेटिव तो हमारे पास आइन है, वो बिस्टिम्प्ट था देर था, ये आइन है हमारे पास, तो ये अकुजाटिव में आइनन में चेंज होगा। हमने बहुत सारे सेंटेंसेस किए, बहुत सारे लेसन किए, आपने अक्सर देखा होगा कभी मैं देन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी आइनन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये यही था, अकुजाटिव था। तो अकुजाटिव आपका जो है नॉमिनेटिव का आइन आइनन में चेंज होगा, डाटिव आइनम में चेंज होगा। फेमिनिन अगर हमारे पास हो, आर्टिकल आईने होता है और उसका बिस्टिम्प्टे दी होता है, ओके। तो यहाँ पर आईने किस में चेंज हो जाएगा, अकुजाटिव आईने ही रहेगा, सिर्फ डाटिव क्या हो जाएगा, आइनर हो जाएगा। अगर न्यूटर पे आते हैं, न्यूटर भी आइन है यहाँ पर, वहाँ पर देर दीदास है, यहाँ पर आइन आइने आइन है, ओके। तो न्यूटर आइन भी किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अकुजाटिव तो इसका जो है सेम ही रहेगा, डाटिव उसका क्या हो जाएगा, आइनम हो जाएगा। ये आप याद कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए चार्ट ये याद करें, क्योंकि ये याद होंगे हम आगे की चीज़ों को क्लियर करेंगे। प्लुरल की तरफ आएंगे तो यहाँ पर नन 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 यानी काइने, खाइने आर्टिकल, ये आर्टिकल अगर अच्छे तरीके से आपने पढ़े सीखे तो आपको ये याद ही होंगे। हमने नॉमिनेटिव केसेस सारे आर्टिकल में उसमें किए थे, यहाँ पर सिर्फ अकुजाटिव और डाटिव कर रहे हैं। अब स्टार्ट हो रहे हैं हम अपने नॉमिनेटिव से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नॉमिनेटिव, ओके, और जर्मन में देयर नॉमिनेटिव, देयर उसका आर्टिकल है, और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। मैंने वहाँ पर पहले भी नॉमिनेटिव के साथ लिखा था ना सब्जेक्ट, मैंने कहा आगे बताऊंगा। अब इसको पढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द जर्मन लैंग्वेज द नॉमिनेटिव केस इज़ यूज्ड प्राइमरली टू इंडिकेट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि बहुत ईजी भाई, नॉमिनेटिव क्या है हमारे पास सेंटेंस में, सब्जेक्ट जो आपका होता है वो नॉमिनेटिव होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड। भाई वो आपके पास जो है चीज़, वो आपके पास शख्स जो एक्शन जिसके जो है ज़रिए जो है वो डिस्क्राइब हो रहा है, वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, वो आपका नॉमिनेटिव कहलाता है। जर्मन में कोई आर्ट नहीं है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव बहुत ईजी है। हम जो सेंटेंस नॉर्मली बनाते थे कि मैं कहूँ कि इश बिन देयर लेरर, इश बिन देयर लेरर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव इश है, सब्जेक्ट है भाई,
मैं हूँ, काम करने वाला मैं हूँ, तो नॉमिनेटिव अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है। अब आगे हम जो एग्जांपल में देखेंगे, ये तो हमने उसका एक डेफिनेशन के तौर पे देखा, ओके। पर्पस यहाँ पर अभी वो पीछे वाली बात की मैंने वही है, यहाँ पर बिल्कुल मतलब बार बार डिस्क्राइब करने की वजह ये कि भाई पता चले ना हमारे पास। यहाँ पे देखें, एक तो लिखा हुआ नॉमिनेटिव केस इज़ यूज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। नीचे लिखा हुआ सब्जेक्ट इज़ द नॉमिनेटिव केस। सिंपल लिख दिया भाई। वस इज नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट इज द नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट जो है वही आपका नॉमिनेटिव है भाई आपके केस में। थिंक ऑफ द सब्जेक्ट एज द डूअर और अ परफॉर्मर। भाई सब्जेक्ट आपको पता है ना क्या होता है सेंटेंस में, जो डूअर होता है, जो कर रहा होता है, जो काम जिससे हो रहा होता है एक्शन, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो जर्मन में नॉमिनेटिव कहते हैं उसको। वन टाइम फिर यहाँ पर आर्टिकल बार बार लिखने की वजह ये है, पीछे भी अभी आपको पीछे तो मैंने तीनों केसेस के आपको दे दिए कि भाई तीनों केसेस में कैसे होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको नॉमिनेटिव के मैंने आर्टिकल दिए, क्योंकि आर्टिकल जब तक क्लियर नहीं होंगे उसको चेंज कैसे करोगे आप। हमें नॉमिनेटिव का आर्टिकल नहीं पता तो मैं कैसे उसको अकोजाटिव में चेंज करूँगा, डाटिव में चेंज करूँगा। तो नॉमिनेटिव के दोनों आर्टिकल यहाँ पर फिर एक दफ़ा लिख लिए मैंने, रिपीट कर रहे हैं आप यहाँ पर देख लें भाई। बिस्टिम्टे आर्टिकल, उन बिस्टिम्टे आर्टिकल, बिस्टिम्टे मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल और प्लूरल, देयर दी दास दी, आइन आइने आइन। नो इंडेफिनिट प्लूरल फॉर्म हमारे पास जो है, इंडेफिनिट में प्लूरल में कोई नहीं है, काइन आर्टिकल, ओके। यहाँ देख लें, अब हम आ रहे हैं असल बात पे ना। हमने अभी से आपसे कहा कि भी नॉमिनेटिव सब्जेक्ट है जो एक्शन कर रहा है, डूअर होता है, परफॉर्मर होता है। जर्मन में कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, और कोई वे है जिससे हमें पता चले? बिल्कुल है। यहाँ पर विजुअलाइजिंग द नॉमिनेटिव केस, कैसे विजुअलाइज करेंगे, लिखा है यूजिंग वेयर ओंड यानी एंड वास टू आइडेंटिफाई द नॉमिनेटिव केस। ये कोमा में मैंने लिखा हुआ, ये जर्मन है, ओके। वेयर और वास जो आपने पढ़ा होगा, वेयर आपके पास हु एंड वास आपके पास व्हाट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले आपने मेरे लेसन देखे होंगे पीछे, सही है, क्वेश्चन वर्ड से ही। जब आपके पास आप कोई भी बात करें और उसका सवाल इन दो अल्फाजों से स्टार्ट हो तो वो आपका नॉमिनेटिव है। ये नॉमिनेटिव की एक दूसरी और इम्पोर्टेंट पहचान है। क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ वेयर, तो इट्स मीन कि भाई वो जो आपको आ रहा है वो नॉमिनेटिव है सेंटेंस में। व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन और हु द सब्जेक्ट इज द सेंटेंस। अभी मैंने आपसे कहा ना कि आई एम अ टीचर, तो आप इंग्लिश में मुझसे क्या पूछेंगे? अगर इंग्लिश में पूछे, अभी मैं जर्मन भी, वो इज़ अ टीचर, कौन है भाई टीचर? इश बिन देयर लेयर, तो आप बोलोगे वेयर इज देयर लेयर, कौन है टीचर? तो वेयर के साथ जो भी सवाल उठेगा, वो जो आपके पास जवाब आ रहा है वो आपका नॉमिनेटिव है, ओके। ये इसकी पहचान देख लें आप। मैंने कहा वॉस के साथ सिंपल वही लिखा हुआ है, अभी पीछे समझाया, सिर्फ ये मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन और व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इज़ द सेंटेंस। भाई क्या क्या एक्शन हो रहा है, अभी ये आगे हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल हैं, सिर्फ आप ये देखें, फ़िलहाल एग्जाम्पल है। आपको मैं आपसे फिर जो है अभी मैंने कहा कि इसके एंड होने तक अगर आपने सही देखा समझा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने एंड तक करना है, देखना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल पे देखें, एग्जाम्पल हम पहले ले रहे हैं वेयर का। सेंटेंस हमारे पास जर्मन है, वेयर स्पील्ट इम पार्क, वेयर स्पील्ट इम पार्क, हु इज प्लेइंग इन द पार्क, ओके। आंसर में है देयर युंगे स्पील्ट इम पार्क, देयर युंगे स्पील्ट इम पार्क। अब यहाँ पे देयर युंगे इज द सब्जेक्ट आया हमारे पास, देखा आपने। यहाँ पर मैं अभी पहले जो है, आप सवाल को छोड़ दे, मैं आपको सिर्फ एक ही जवाब जो लिखा हुआ है ना, मैं कहूँगा देयर युंगे स्पील्ट इम पार्क, मैं बोलूँगा यार इसमें मुझे बताओ तो सही भाई नॉमिनेटिव क्या है। तो आपके पास सवाल डायरेक्ट आना चाहिए भाई कौन पार्क में खेल रहा है, ओके। तो जब कौन की बात करेंगे तो सवाल किससे स्टार्ट होगा? वेयर से स्टार्ट होगा, वेयर। देयर युंगे इज द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ प्लेइंग, सो देयर युंगे इज इन द नॉमिनेटिव केस। ये सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए, एग्ज़ाम में आता है आपके पास, हास हुआ है या बेआइंस के यहाँ पर
कि भाई यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने दे दिया और मोस्टली तो बेआइन स्पेसिफाई में तो ये होता है कि अगर आप सेआइंस करेंगे पूरा पूरा पैराग्राफ देंगे, बोलेंगे फाइंड आउट नॉमिनेटिव, अकुजाटिव एंड डाटिव। तो आपको नॉमिनेटिव की पहचान ऐसे होनी चाहिए। अगर सेंटेंस सिंपल मिल जाए तो आप देखो कि इस सेंटेंस का सवाल क्या बनता है, किससे बनता है, वेयर से बना। ओके, वेयर स्पील्ड इम पार्क, देयर युंगे, तो देयर युंगे यहाँ पर क्या हुआ भाई, नॉमिनेटिव हो गया। चलें सेकंड एग्जांपल देखते हैं, स्वाइटे बाइशपील। जितने भी बाइशपील देखेंगे हम तो उतना ही क्लियर होता जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम पहले सेंटेंस को नहीं देखेंगे, हम आंसर की तरफ आएंगे। आंसर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर शेफ इज फ्रेंडलिश, देयर शेफ इज फ्रेंडलिश, द बॉस इज़ फ्रेंडली। तो सवाल क्या बनेगा भाई, कौन फ्रेंडली है, किसकी बात कर रहे हो, यही सवाल बनेगा, इसके बाद इसके अलावा कुछ सवाल बनेगा। तो इससे यहाँ पर सवाल क्या बन जाएगा हमारा, वेयर इज फ्रेंडलिश, वेयर इज फ्रेंडलिश, देयर शेफ। तो देयर शेफ क्या हो गया यहाँ पर, नॉमिनेटिव हो गया क्योंकि क्वेश्चन हमारा वेयर से हो गया। ओके, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, शेफ़ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, शायद मैंने आगे बॉस लिखा है, तो ये शेफ़ यहाँ पर वो जो होटल वगैरह वाले नहीं होते, जर्मन में शेफ़ बॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम वॉस की तरफ आते हैं, हमने वे के कर लिए। अब यहाँ पर अगेन स्टार्टअप उसी तरीके से लेंगे, पहले हम जो है सॉल्यूशन यानी आंसर को पढ़ेंगे, फिर हम जो है सवाल की तरफ आएंगे। ओके, तो 10 बुक लीक्ड ऑफ डैम टिश, 10 बुक लीक्ड ऑफ डैम टिश, 10 बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। यहाँ पे डैम आया ना आपके पास, देखा आ रहा है ना सेंटेंस में, फिलहाल अभी भूल जाएं, यहाँ ये तो लग गया डाटिव है, लेकिन अभी भूल जाएं जब डाटिव पढ़ेंगे, पर अभी हम फिलहाल नॉमिनेटिव की बात कर रहे हैं। चलो यहाँ लिखा हुआ 10 बुक लीक्ड ऑफ डैम टिश, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। सवाल क्या बनेगा यहाँ पे भाई, क्या क्या लाइंग ऑन द टेबल है, टेबल पे क्या चीज़ है, यहाँ पर व्हाट से इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे वेयर इसीलिए नहीं करेंगे, देखें भाई कोई चीज़ होगा तो चीज़ के लिए लाजमी है हम वास इस्तेमाल करेंगे, व्हाट। ओके, तो वेयर नॉर्मली वी यूज़ फॉर द पर्सन। ओके, तो सवाल क्या बना, वास लीक्ड ऑफ डेम्टेश, तो ये वास से जो सवाल बना और वास के जवाब में जो आया 10 बुक लीक्ड ऑफ डेम्टेश, तो इट्स मीन कि 10 बुक क्या है, सेंटेंस में हमारे पास नॉमिनेटिव है। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत इजी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बहुत इसका जो है भाई व्हाट इज़ नॉमिनेटिव, हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा भाई सब्जेक्ट हमारे पास नॉमिनेटिव है, जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो परफॉर्मर है, वो हमारे पास है। अब अच्छा सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा, सब्जेक्ट का पता कैसे चलेगा कि उसके सवालात वेयर और वास से जब भी हों, वो स्टार्ट में हो, डूअर हो, परफॉर्मर हो, तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है। ओके, तो यहाँ पे 10 बुक हमारे पास नॉमिनेटिव है। 10 बुक इज़ अ सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ लाइंग, एक्शन कर रहा है ना लाइंग का, वही बुक यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, सो 10 बुक इज इन द नॉमिनेटिव केस। ये देख लें कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, 10 Spielzeug इज इन देयर बॉक्स, 10 Spielzeug इज इन देयर बॉक्स, द टॉयज इज इन दी बॉक्स। तो भाई व्हाट इज इन दी बॉक्स, यही सवाल बनेगा ना, व्हाट इज इन दी बॉक्स, बॉक्स में क्या है, तो वास इज इन देयर बॉक्स। तो जो वास का जवाब आएगा 10 Spielzeug, तो Spielzeug हमारे पास नॉमिनेटिव हो गया क्योंकि सब्जेक्ट बन के आ गया। अब यहाँ पर मैंने सेंटेंस मतलब आंसर लिखा हुआ है तो सवाल नहीं बनाया, तो ये आपके लिए एक उबंग भी है कि सवाल खुद बनाएं। ये तो ऊपर मैंने क्लियरली लिख दिया कि भाई किससे बनेगा, लेकिन सवाल बनाना सीखें जर्मन में। सेंटेंस है देयर हुंड लेफ्ट इन पार्क, their hund left in park, the dog is running in the park। ओके, तो their hund नॉर्मल है यहाँ पर भाई, their hund है हमारे पास। हम अभी जितने भी एग्जांपल कर रहे हैं तो अब तक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए नॉमिनेटिव का। ओके, तो their hund यहाँ पर परफॉर्मर है, सब्जेक्ट है हमारे पास, तो नॉमिनेटिव केस का यही है। इसमें अगर आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज नॉमिनेटिव, तो यहाँ पर आप कहोगे their hund इज नॉमिनेटिव। ओके, तो ये देख लें इसका सवाल बनाएं आप। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस और बना दिया, ich bin müde, ich bin müde, टायर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, एडजेक्टिव है, तो कौन है टायर्ड, ich सब्जेक्ट, ich इज़ द सब्जेक्ट एंड इट्स इन द नॉमिनेटिव केस।
तो आई डोंट थिंक सो कि इतने हमने सेंटेंसेस किए कि आपको प्रॉब्लम। और मैंने आपसे पहले कहा कि नॉमिनेटिव जब तक नहीं सीखते तो भाई बहुत मुश्किल है, जब आप सीखने लग जाओ तो मुश्किल नहीं है। आप ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी तो बहुत एग्ज़ाम्पल करने पड़ेंगे। तो इसमें क्लियर ताकि हो जाए कि कैसे है। यहाँ पे सेंटेंस है माइने फ्रेंड जिंड ज़ेर नेट, माइने फ्रेंड जिंड ज़ेर नेट। ओके, तो माइने फ्रेंड है यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है ना, तो सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, सेंटेंस जो मैं बताता जाता हूँ ना, तो उस पर जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको तो आप सबसे उसको प्रायोरिटी पे रखें सीखना। उसके बाद भाई जो चीज़ें मिलती हैं ना विकैबलरी वगैरह, तो उसको भी एक पेज पे आप उसको जो है जमा करते जाएं। विकैबलरीज़ का जो है जमा करना और वो भी आपको याद होना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि नाउन मिल रहे हैं तो नाउन आर्टिकल के साथ लिखें, आपको एडजेक्टिव मिल रहे हैं तो एडजेक्टिव भी लिखें। जिस तरह पीछे आपको म्यूडे मिला, यहाँ पे नेट मिल रहा है, और यहाँ पे जहर एक वर्ड आपके पास आ रहा है, और जेंड यहाँ पर एक वर्ब है हमारे पास, हमने इसको पहले ही किया हुआ है, जेंड और हाबिन हमने किए हुए ना। तो ये चीज़ें भी ज़रा देख लें भाई सेंटेंस का। नॉमिनेटिव यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ, समरी पे मैंने लिख दिया है, और उम्मीद रखता हूँ कि नॉमिनेटिव आपका क्लियर हुआ। नहीं हुआ, पहले नॉमिनेटिव को क्लियर करो। अभी मैं अक्यूज़ेटिव पढ़ा रहा हूँ, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब तक नॉमिनेटिव क्लियर नहीं है। ओके, समरी में लिखा वेयर हेल्प आइडेंटिफाई टू सब्जेक्ट व्हेन इट्स अ पर्सन और पीपल। अभी हमने कहा कि भाई वेयर तब पूछेंगे कि जब आपके पास पर्सन, जब आप लोगों के बारे में बात करें, वहाँ पे वास नहीं लगाएंगे। वास नॉर्मली हम चीज़ों के बारे में या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में सवाल करते हैं तो वास से होता है। तो यहाँ पर अब समरी पे हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में नॉमिनेटिव जो है वो उसका कैसे पता चलेगा कि सवाल आपका क्रिएट हो वेयर और वास से। सही, और कैसे हो सकता है आगे भी वास हो वेयर, लेकिन उनका एक तरीक़ेकार अलग होगा। लेकिन हम नॉमिनेटिव की बात कर रहे थे, तो इसको अच्छे तरीके से आप देखें, उसके बाद अक्यूज़ेटिव पे आप आ जाएं। ओके, चलें अक्यूज़ेटिव देख लेते हैं हम। अक्यूज़ेटिव हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है द अक्यूज़ेटिव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे ये वर्ड याद करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अक्यूज़ेटिव जब भी हमारे पास आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे। अच्छा, इनके आर्टिकल देख लेते हैं। जिस तरह हमने नॉमिनेटिव के देखे तो इसके भी देख लेते हैं, और डाटिव के भी हम इसी तरह देखेंगे क्योंकि लाजमी है। वो फर्स्ट हमने आपको दिखाया वो कंप्लीट तीनों का था। यहाँ पर जो जो कैसेस पढ़ेंगे उसके साथ उसके बेस्टिम्टे उन बेस्टिम्टे आर्टिकल भी हम देखेंगे। हमने अक्यूज़ेटिव के यहाँ पर आर्टिकल देख लें। जब अक्यूज़ेटिव आर्टिकल की बात करेंगे तो मैस्कुलिन जो देर हमारे पास नॉमिनेटिव में था वो चेंज हो जाएगा देन में। कीप इन योर माइंड कि आपका देयर जो नॉमिनेटिव में आर्टिकल था, बिस्टिम्ट आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, वो किस में चेंज हो जाएगा, देन में। वो आपका फेमिनिन जो दी था नॉमिनेटिव में, वो अक्यूज़ेटिव में भी दी रहेगा। न्यूटर जो वहाँ पर नॉमिनेटिव में 10 था, यहाँ पर भी क्या रहेगा, 10 रहेगा। प्लुरल वहाँ पर भी दी था, यहाँ पे भी दी। इट्स मीन्स के बिस्टिम्ट आर्टिकल की जब भी हम बात करें जो नॉमिनेटिव से अक्यूज़ेटिव में कन्वर्ट होंगे तो सिर्फ क्या चेंज होगा, मैस्कुलिन दियर देन में। अब आ जाते हैं उन बिस्टिम्ट पे। उन बिस्टिम्ट हमारे पास वहाँ पर 2 आर्टिकल हैं, आइन और आइने। वहाँ पर 3 नहीं है उन बिस्टिम्ट में। ओके, उन बिस्टिम्ट हमारे पास नॉमिनेटिव आइन जब अक्यूज़ेटिव में चेंज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, आइनिन में। किस में चेंज हो जाएगा, आइनिन में। और जब फेमिनिन की बात करेंगे तो वो आइने 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 ही रहेगा। जैसे दी बिस्टिम्ट है ना, वो बिस्टिम्ट ही रहेगा। उन बिस्टिम्ट आइने आइने ही रहेगा। और यहाँ पे न्यूटर जो वहाँ पर दास दास ही रह रहा है, यहाँ पर भी आइन आइन रहेगा। तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, दिख रहा है मुश्किल, याद करोगे मुश्किल नहीं होगा। ओके, याद कर लें इसको। और प्लुरल हमारे पास यहाँ पे उन बिस्टिम्ट आर्टिकल नहीं है, ये बार बार पहले भी रिपीट किया और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ मैं आपसे। अब यहाँ पर भी सवाल जो भाई कैसे पता चलेगा कि हमारे पास हमारे सेंटेंस में जो ये अक्यूज़ेटिव की बात करेंगे, एक तो सबसे पहले आर्टिकल से पता चल जाएगा हमारे पास, क्योंकि भाई देर है तो देन में हो जाएगा, आइन है तो आइनन में हो जाएगा। लेकिन 2 आर्टिकल में आप फंस जाएंगे यहाँ पर कि भाई दी तो दी में ही हो रहा है, और न्यूटर 10 10 में हो रहा है, और आइन आइने में आइन में ही हो रहा है वहाँ पे उन बिस्टिम्ट। सवाल यहाँ पर जब वैन से इस्तेमाल हो, और यहाँ पर भी देखें वास, मैंने अभी आपसे वहाँ पर कहा था वास, यहाँ पे भी वास, लेकिन
लेकिन डिफरेंट है भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये कैसे पता चलेगा। हमने वहाँ पर भी वॉज से जो है आपने कहा कि जब सवाल क्रिएट हो तो नॉमिनेटिव है, और डाटिव में भी आप यही बात करें, लेकिन थोड़ा चेंज है भाई। क्या चेंज है अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। व्हेन इज़ यूज्ड फॉर पीपल एंड और एनिमल व्हेन आस्किंग अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक चीज़ का इजाफा हो रहा है भाई। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ यूज टू फाइंड आउट हु इज़ रिसीविंग द एक्शन डायरेक्टली। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है भाई? जो एक्शन रिसीव कर रहा है। नॉमिनेटिव क्या था? परफॉर्मर था, एक्शन करने वाला था। ये एक्शन रिसीवर है। किस पे एक्शन हो रहा है? वो आपका अक्यूजेटिव है, डायरेक्ट एक्शन जिस पे हो रहा है। ओके। और वास इज यूज्ड फॉर थिंग्स और कंसेप्ट व्हेन आस्किंग अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फ़र्क है ना भाई, वहाँ पर नॉमिनेटिव में कुछ और था। अब वहाँ पर कह रहे थे कि भाई वास का सवाल अगर परफॉर्मर के साथ है, एक्शन करने वाले के साथ है, तो नॉमिनेटिव है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जो है जिस पे एक्शन हो रहा है और क्वेश्चन वास से बन रहा है, तो वो क्या होगा? आपका अक्यूजेटिव होगा। ये देख लें ज़रा, अभी आगे जाके हम एग्जाम्पल में देखेंगे, मज़ीद क्लियर होगा। एक्सप्लेनेशन ज़रा देख लें, मज़ीद हो जाएगा यहाँ पर क्लियर कि क्या है क्या नहीं। अभी हमने पीछे बात की क्या है भाई, हमने कहा कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सवाल ये पैदा होता है क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भाई? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि जो रिसीव करता है एक्शन, लेकिन ऑफ द वर्ब, वर्ब से भाई, वर्ब के ज़रिए जो एक्शन रिसीव होता है। ये अल्फाज पे इसीलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि डाटिव में मैं बताऊँगा कि क्यों इसमें ज़ोर दे रहा था मैं आपको। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन दैट डायरेक्टली रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो एक्शन डायरेक्ट रिसीव करता है किससे? वर्ब से भाई। इट इज़ अ पर्सन और थिंग दैट इज़ डायरेक्टली एक्टेड अपॉन और एक्टेड बाय द वर्ब। ये कोई शख्स है, कोई चीज़ है जो वर्ब से इफेक्टेड, सही है, एक्टेड अपॉन और इफेक्टेड बाय, वर्ब्स के ऊपर जो एक्ट करे या वर्ब के ज़रिए एक्टेड हो डायरेक्टली, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इन सिंपल टर्म्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और वूम इन रिलेशन टू द वर्ब। अब यहाँ पर सवाल देखें, व्हाट का अगर होगा तो किससे होगा? किससे रिलेटेड होगा? वर्ब से होगा। नॉमिनेटिव में किससे रिलेटेड हो रहा था? एक्शन करने वाले से हो रहा था। तो यही डिफरेंस है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर भी वास आ रहा है, वहाँ पर भी वास आ रहा है, लेकिन सवाल के जो है नोयत अलहदा है। वास से आप सवालात तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर काम करने वाला, उसके लिए सवाल कर रहे थे। यहाँ पर क्या है कि भाई इन द रिलेशन ऑफ द वर्ब्स, कि भाई किस जो है वर्ब के रिलेशन पे उससे सवाल किया जा रहा है। अक्यूजेटिव के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है? वर्ब देखें। वर्ब का देखना लाजमी है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी पीछे ही पढ़ा, क्लियरली पढ़ा। वर्ब को देखना क्यों लाजमी है कि भाई हमारे नाउन और प्रोनाउन जो है रिसीव एक्शन किससे करते हैं? वर्ब से करते हैं। तो वर्ब आइडेंटिफाई करें। सेकेंड ये फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढें। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? आइडेंटिफाई द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। ये चीज़ें, दो चीज़ें फाइंड आउट करें तो हमें हमारे सेंटेंस में अक्यूजेटिव का पता चल जाता है। कन्फ्यूज़न उससे अगर क्रिएट हुई है, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, ये इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम सही सीख सकेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस में यहाँ पर अक्यूजेटिव के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहाँ पर नॉमिनेटिव के थे तो वहाँ पर ज़्यादा मैंने नॉमिनेटिव ही इस्तेमाल किया, अक्यूजेटिव इस्तेमाल नहीं किया। सिंपल सेंटेंस यहाँ पे, इज जे है देन मन, इज जे है देन मन, आई सी द मैन। यहाँ पे वर्ब क्या है? हमने कहा पहले वर्ब देखो, वर्ब यहाँ पर जे है, जेहन हमारे पास मेन वर्ब है, जे है, इश्क के साथ लगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? देन मन। दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सीन। अब यहाँ पर देखो भाई, एक्शन किस पे हो रहा है? वर्ब के ज़रिए। ओके, मैं कह रहा हूँ करने वाला नहीं, एक्शन किस पे हो रहा है, और वर्ब से डायरेक्ट वो एक्शन रिसीव कर रहा है। किसको देखा जा रहा है? आदमी को देखा जा रहा है, आदमी को देखा जा रहा है। ये तीन देखो, दो रिलेशन बने, देखना और किसको? आदमी को। तो जो जिसको देखा जा रहा है, जिस पे एक्शन किया जा रहा है, वो सेंटेंस में हमारा अक्यूजेटिव होता है। दैट्स वेरी मच सिंपल। अब यहाँ देखें, हर एक एग्जाम्पल को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन में यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स थे वो लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अक्यूजेटिव ढूंढते वक्त क्या करना पड़ेगा? अक्यूजेटिव ढूंढते वक्त आप ये देखें,
पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंस। द सब्जेक्ट इज इश, आई, ओके, विच इज़ इन द नॉमिनेटिव केस। हमने आपको बताया द सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग ऑफ द एक्शन, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट है। पॉइंट 2 है, क्या देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द वर्ब। द वर्ब इज अ सेंटेंस जे है, यहाँ पर क्या था वो हमारे पास वर्ब जे है। द वर्ब इंडिकेट द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, ये एक्शन किया जा रहा है। थर्ड, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंटिटी रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। हियर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज देन मन, हु इज बीइंग सीन, जिसको देखा जा रहा है भाई, ओके। 4 पॉइंट क्या है, आस्क द अक्यूजेटिव क्वेश्चन। मैंने आपको कहा ना, द आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इन द अक्यूजेटिव केस, क्या है, सवाल पूछना। सवाल किसे, व्हेन जेहेश, whom do I see? The answer is then man, indicating that then man is in the accusative case। यहाँ पर किसको देखा जा रहा है, किस पे एक्शन हो रहा है वर्ब का। और फाइनली आपको जो है आर्टिकल आपको बताता है कि भाई एक्कुजेटिव है। यहाँ पर देयर मान जो चेंज हुआ देन में चेंज हुआ, क्योंकि हमारे पास मैस्कुलिन है और उसका आर्टिकल देयर है। तो ये अब आप देखें, इतना मैंने मतलब ऐसा है कि एक्कुजेटिव को ईज़िली करके आपके सामने रख दिया है कि भाई ये कैसे उसकी पहचान हो सकती है। अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो ये स्टेप फॉलो करके आप समझ सकते हैं। और एक एग्जांपल पे मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको दी है। सेंटेंस नंबर 2 देखें, यहाँ पर इश खौफे आइनन अफल, तो आई एम बाइंग एप्पल्स में है, तो वर्ब मेन हमारे पास खौफन है, टू बाय। और ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे वर्ब जो है एक्ट कर रहा है, असर वर्ब का किस से पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, एप्पल पे पड़ रहा है। क्या ख़रीदे जा रहे हैं ना, क्या ख़रीदे जा रहे हैं, तो एप्पल ख़रीदे जा रहे हैं। वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसका रिलेशन, तो यहाँ पर हमारे पास आइनन एप्पल, एक तो हमारे आर्टिकल से पता चल रहा है, दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट है, वर्ब से उसका रिलेशन है, तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्कुजेटिव क्या है, हमारे पास एप्पल है। आर्टिकल केस देख लें, हमारे पास जो है इंडेफिनिट था, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल था आइन अफल, तो फिर जो है आइनन में चेंज हुआ, क्योंकि देयर आर्टिकल जो है मैस्कुलिन इसका देयर है, ओके, तो देयर आइनन में चेंज होगा। देयर, देन और उनबेस्टिम्ड आइनन में होगा, ओके। इसी तरह एग्जाम्पल 2 में भी सिंपल है, अब इसको स्पीडली चलेंगे कि भाई सब्जेक्ट है हमारे पास इश, ये हमने देख लिया। वर्ब आइडेंटिफाई करना है, खाउफुन, काउफे इसीलिए लगा कि हमारे पास प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट इश है तो उसके साथ काउफे लगा। बाइंग ये वर्ब है, इंडिकेट कर रहा है एक्शन को। ऑब्जेक्ट आपने कि भाई किस पे, किस एंटिटी पे काम हो रहा है ना, अफुल पे, ओके, तो आइनन अफुल आपके पास, जिसने एक्शन रिसीव किया काउफन का। अब देखें सवाल क्या इसका बनेगा, सवाल यहाँ पर बनेगा वस खौफे इश। अब नॉमिनेटिव और एक्कुजेटिव में क्या डिफरेंट है, वस खौफे इश, खौफे हम जोर किस पे दे रहे हैं, खरीदने पे, वर्ब पे दे रहे हैं। अब वर्ब जो है हमें जो जवाब देगा, या वर्ब जो है उसका डायरेक्ट जिससे ऑब्जेक्ट पे उसका असर पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए हमारा एक्कुजेटिव बनेगा। तो जवाब यहाँ पर ये बनेगा इश खौफे आइनन अफल। तो वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे ना, तो यहाँ नॉमिनेटिव के लिए नहीं पूछा गया, वास का यही है। वहाँ हम पूछ रहे थे तो वहाँ जवाब नॉमिनेटिव बन के आ रहा था, यहाँ जवाब एक्कुजेटिव बन के आ रहा है, क्योंकि जोर दिया जा रहा है वर्ब पे। यहाँ पर जोर देखें दिया जा रहा है वर्ब पे। इस बात को समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे। अब यहाँ पे नीचे आइनन, आइनन भी हमें बता देता है कि भाई एक्कुजेटिव की बात की जा रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। लेसन तो ख़त्म नहीं हुआ, आई कैन नॉट से दैट कि भाई फिनिश हुआ, क्योंकि डाटिव हमारा रहता है, तो डाटिव हो जाएगा, उसके बाद ये लेसन फिनिश होगा। तो आप करें, प्रैक्टिस करें इसका। अभी ऊबुंग्स वगैरह मैंने इसीलिए नहीं दिए कि डाटिव करेंगे उसके बाद ऊबुंग्स दूंगा, तो आप लेकिन ख़ुद से लाजमी करें। 1-2 दिन के बाद ही डाटिव को मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी फ़ौरन करूँ तो हो सकता है कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करें। ये तीनों मिला के ही हमारा एक सब्जेक्ट, ये जो एक चीज़ बनता है, जिस तरह मैंने आपको पहले ही सेंटेंस में आपको बता दिया था कि भाई ये 3 चीज़ें। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया है। नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव को हम इसके बाद वाले मतलब इसके डायरेक्ट लेसन में इट्स रेडी, लेकिन मैं पढ़ाता तो आपके
बहुत हो जाता। तो थोड़ा 1-2 दिन लें, इसको प्रैक्टिस करें कि इसको 1-2 दिन के बाद आपके पास डायरेक्टली डाटिव आ रहा है। ये तीनों कैसे साथ ही हैं भाई। तो आप फ़िलहाल ये देखें, इसको आप समझिए। जब डाटिव करेंगे फिर उसके बाद हम कुछ ऊबोंग्स वगैरह करेंगे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको पहले अगर क्लियर नहीं थे तो आज आपको ये क्लियर हो गया कि भाई कैसे हमारे सेंटेंस में नॉमिनेटिव और अकुजाटिव को फाइंड आउट करेंगे। और इनका आर्टिकल भी आपको बता दिया कि जब नॉमिनेटिव होते हैं तो डाटिव में कैसे चेंज होते हैं।